हेलो बच्चों, मैं सब शरद आदिच, आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी। आप सबका स्वागत करता हूं बिग एजुकेशन ग्रुप इस सरल पर। तो बच्चों, आपका सबका स्वागत है और आज हम रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 4 को। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का, और इस लास्ट पार्ट में हम काफी टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं, जैसे बेंट रूल है, ड्रेगोस रूल है, रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है, एमओटी है, बॉन्ड पैरामीटर्स है, डायपोल मोमेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारे लेक्चर्स। तो आपको हम बता दें कि लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम आपको माइंड मैप भी शो करते हैं। तो आज का माइंड मैप कुछ टाइप का है, इसको आप पढ़ना ना भूलें क्योंकि ये रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और बच्चों, यदि आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को आइकन को दबा दें, ताकि हम आपको क्या करेंगे, समय समय पर हमारे वीडियो की इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे, ताकि वो आपके कंपटीशन में क्या करेगा, हेल्प करता रहेगा। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं आज बेंट्स रूल के अंदर। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये रिवीजन सीरीज केमिकल बॉन्डिंग का फिनिश हो जाए। ओके, बेंट्स रूल, बेंट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी एक रूल दिया है। आइए डिस्कस करते हैं कि इसने अपना क्या रूल प्रोवाइड किया है। इनका ये कहना है बच्चों कि ये कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन आप करते हैं तो वो दो टाइप के ऑर्बिटल से मैक्सिमम बनते हैं। एक तो एस ऑर्बिटल से बन सकता है या फिर वो पी से बन सकता है। हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है। अब सपोज कीजिए यदि मैंने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जिसके अंदर मेरे पास एस ऑर्बिटल यूज में आ रहा है, वो एस से बन रहा है बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एक मैं बॉन्ड बना रहा हूँ पी ऑर्बिटल से। तो आपको बताना है कि दोनों बॉन्ड में मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ आपको कौन सी दिखाई देगी। बॉन्ड लेंथ हम कंपेयर करते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से सबको डिस्टेंस चेक करनी होगी। तो मैंने न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेक किया और यहाँ भी मैंने न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेक किया। ओके, तो इसका मीनिंग हमने देखा ध्यान से कि जो पी ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, काफी ज्यादा है। तो और जो एस से जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, पी के कंपेयर में थोड़ी आपको कम दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां पर भी एस ऑर्बिटल का परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड की लेंथ कम होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास से बनता है। तो हमने क्या आंसर दिया कि बॉन्ड बनता तो है, लेकिन यदि उसमें एस परसेंट करेक्टर ज्यादा है, एस ऑर्बिटल ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, वहां पर कम हो जाती है। तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। अब देखिए, आपको पता है कि दोनों टाइप के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो दो ही होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें इक्वल शेयरिंग करनी होती है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब आप देखिए यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर स्प्रेड कर देता हूं क्योंकि वहां पर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, और यदि मैं एस से बॉन्ड बना रहा हूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास में होंगे। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे तो वहां पर क्या होगा, उनमें रिपल्शन भी होगा। मान लीजिए एस से दो बॉन्ड बन रहे हैं और वहां पर यदि इलेक्ट्रॉन पास पास में रखे हुए हैं तो दोनों बॉन्ड के अंदर जो एस से बन रहे हैं उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन का मीनिंग क्या होगा कि जहां पर भी एस ऑर्बिटल ज्यादा यूज में आ रहा है बॉन्ड के अंदर, वहां पर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन के कारण दोनों बॉन्ड दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो हमने क्या आंसर दिया कि जहां पर भी एस परसेंट करेक्टर ज्यादा होंगे वहां पर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हम बात करें पी ऑर्बिटल की, हम बात करते हैं कि जहां पर भी पी परसेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, जैसे मैंने बॉन्ड नंबर बी की बात करी है, एस वाला तो हमने ए माना है, तो जो बॉन्ड बी बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन में पी परसेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो पी परसेंट करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या होती है, वहां पर बच्चों बढ़ने लगती है। ओके, तो पी परसेंट करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है। अब मान के चलिए मैंने दो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, जैसे हमने एस में भी किया था दो बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पी परसेंट करेक्टर की वजह से काफी दूर दूर होंगे, पास पास नहीं रहेंगे। तो दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो हमने क्या आंसर दिया कि जिस बॉन्ड में पी परसेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं
वहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, कम ही होता है। तो भाई एस और पी को लेकर बेंटन ने ये रूल हमें प्रोवाइड किया। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि जिस बॉन्ड के अंदर एस पर्सन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। और जहाँ पर एस पर्सन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे जिन बॉन्ड में, वहाँ पर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भाई बेंटन ने हमें फाइनली क्या बोल दिया कि जहाँ पर एस पर्सन कैरेक्टर है वहाँ पर क्या होगा भाई, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया है, बॉन्ड लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शन में बताया है। और बॉन्ड लेंथ यदि कम होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बच्चों कि किसी भी बॉन्ड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेंटन ने हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए हैं जहाँ पर हम एस पर्सन कैरेक्टर या फिर पी पर्सन कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। भाई इनका फॉर्मूला क्या था, इनका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि आपको जिस मॉलिक्यूल में भी एस पर्सन कैरेक्टर काउंट करना है वहाँ का आप बॉन्ड एंगल नोट कर लें, जिसको हमने cos थीटा नोट किया है, और आप वहाँ पर एस और पी दोनों के कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस के लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि एस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एस माइनस एस। ये कब यूज में लेना आपको, जब आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर काउंट करना हो किसी भी मॉलिक्यूल में। हम क्यों काउंट करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ पर है और कम कहाँ पर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज में लिया। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ हाइब्रिडेशन की, जहाँ पर भी एसपी हाइब्रिडेशन है तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एसपी का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे ऑर्बिटल जहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एसपी ओवरलैपिंग होके ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वहाँ पे क्या होगा, एस 50% होता है और पी कितना होगा, पी भी यहाँ पर 50% ही होगा। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर रेशियो हमें सेम दिख रहा है। यदि मैं sp2 लेता हूँ तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में s की क्वांटिटी कितनी मिलेगी आपको, वहाँ मिलेगी आपको अप्रॉक्सीमेट 33% मिल जाएगी, और p कितना मिल जाएगा आपको, वहाँ पर 66% मिल जाएगा, क्योंकि p वहाँ पर दो ऑर्बिटल काम में आए। यदि मैं बात करता हूँ भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर आप ध्यान से देखिए एस कितना है, 25% ही रहेगा केवल, और पी का कितना पार्ट हो गया, ये हो गया 75% हो गया। तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर या पी पर्सन कैरेक्टर को इजीली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात है बच्चों, यदि हम बात करें एप्लीकेशन के ऊपर तो एप्लीकेशन काफ़ी बहुत सारी हमारे पास में। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ sp3 डी हाइब्रिडेशन का। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाती है। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनती है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेंटर टर्म ए है और हमने यहाँ पर दो एक्सियल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ पर हमारे पास में 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड है। इक्वाटोरियल बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो आपको पता है वो कितना होता है, वो हो जाता है अपने पास में 120 का। तो उसको नोट कर लेते हैं हम। बी को हमने ऐड किया है एक्सियल बॉन्ड पर और सी को हमने ऐड किया है इक्वाटोरियल बॉन्ड पर। अब हम काउंट करते हैं भाई, हमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप ध्यान से देखेंगे, हम बात करें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि आपको काउंट करना है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड, और आप काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कौन सी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। भाई आपने देखा इक्वाटोरियल जो बॉन्ड बने हुए हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 120 का है। यदि मुझे वहाँ पर एस पर्सन कैरेक्टर को काउंट करना है तो मैं काउंट करके देखता हूँ कहाँ पर एस पर्सन कैरेक्टर इन इक्वाटोरियल बॉन्ड में। फॉर्मूला आपको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या था यहाँ पर, अभी आपने नोट किया था cos थीटा एस माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया एस अपॉन एस माइनस 1। बॉन्ड एंगल इक्वाटोरियल में मिलता है हमें 120 का, तो ये हो गया एस माइनस 1। तो 120 के मैं वैल्यू को पुट करता हूँ और फाइनली मैं एस पर्सन कैरेक्टर काउंट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 33%। ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आप परसेंटेज में से वो काउंट कर सकें। तो आपने ध्यान दिया बच्चों कि आपको अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर एस कितने मिल रहा है, 33% मिल रहा है। कहाँ पर, इक्वाटोरियल में। तो यहाँ पर इक्वाटोरियल में 3 बॉन्ड है, यहाँ पर ये होगा एस कितना है 33% है, यहाँ भी एस कितना है 33% है, सॉरी यहाँ पर ये एक्सियल बॉन्ड है
इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर भी कितना है 33% एस हो गया है, यहाँ पर भी 33% एस करेक्टर मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 के 3 एंगल है और 3 ही बॉन्ड है, इसलिए हमने सब जगह पर 33% नोट कर दिया। भाई 33 सबको हम काउंट कर लेते हैं तो ये कंप्लीट 100% हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरा का पूरा एस जो sp3d के अंदर प्रेजेंट है वो कंज्यूम हो गया है इक्वाटोरियल कहाँ पर, बॉन्ड के अंदर। अब हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर हम काउंट करते हैं कहाँ पर, एक्सेल बॉन्ड में। हमने काउंट किया परसेंटेज एस करेक्टर इन एक्सियल बॉन्ड। अब आप देखिए एक्सेल बॉन्ड और इक्वाटोरियल के बीच का जो एंगल है वो जो आता है 90 का, तो ये हो गया cos 90 इक्वल टू एस -1। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एस इक्वल टू मुझे मिल जाता है कितना, 0। फाइनली आपको मिलेगा कितना, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्वाटोरियल बॉन्ड पर एस के जो करेक्टर हैं वो कितने हैं, वो 0 हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एस कितना है, यहाँ पर एस यहाँ पर 0% है, यहाँ कितना है, यहाँ भी एस 0% है। तो भाई आपने ध्यान से देखा कि इक्वाटोरियल पर एस कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, और इक्वाटोरियल पर एस कितना मिल रहा है, हमें कंप्लीट 100% मिल रहा है तीनों बॉन्ड के अंदर। तो हमने पढ़ा है भी, हमने सुना था कि एस पर्सन करेक्टर जहाँ पर मिनिमम होंगे या 0 होंगे उस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, लार्ज होती है। तो हमने, हमारा क्वेश्चन था कि इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या एक्सेल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर आ चुका है कि एक्सेल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर एस पर्सन करेक्टर काफ़ी कम है या 0 हम बोल सकते हैं, और स्मॉल कौन सी होती है, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगले एग्जाम्पल में। यदि मुझे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बच्चों यहाँ दिया मुझे H2O2 दिया हुआ है, या फिर आपको यहाँ पर F2O2 दिया गया मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। H2O2 का डायग्राम हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और F2O2 का भी डायग्राम मैंने सेम बना दिया है। आप क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि दोनों में ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ पर होगी। ध्यान से देखते हैं हम इसको। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने आंसर दिया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर मूव होते हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। यदि हाइड्रोजन खिसकता हुआ ऑक्सीजन की तरफ आता है तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, बॉन्ड की लेंथ वहां पर कम होने लगेगी। बॉन्ड की लेंथ यदि कम है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर एस पर्सन करेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ने लगे हैं। यदि एक तरफ एस बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, एस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि भाई एक तरफ, जैसे आप मान के चलिए ये पेन है, यदि मैं एक तरफ इसको कम कर देता हूं, एक तरफ की मैंने लेंथ को कम कर दिया तो ये एस पर्सन करेक्टर बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ने लगेगा। तो मैंने एक तरफ इंक्रीज किया तो दूसरी तरफ क्या हो गया, वहां पर डिक्रीज होने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेम कंडीशन यहां पर है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ऑक्सीजन खींचेगा तो यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ वापस कम हो जाती है। वापस कम होने से एस पर्सन करेक्टर यहाँ पर बढ़ने लगेंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, एस पर्सन वापस डिक्रीज होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हम। अब आप देखिए सेकेंड नंबर केस में हम बात करें तो सेकेंड नंबर के केस के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो बॉन्ड की लेंथ क्या होने लगेगी बच्चों, वहां बढ़ने लगेगी। बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है तो बैंड के अकॉर्डिंग एस पर्सन करेक्टर क्या हो रहे हैं वहां पर, कम। यदि हम यहां बात करें तो यहां पर भी सेम कहानी है, यहां पर भी फ्लोरीन खींचता है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, एस पर्सन करेक्टर क्या होते हैं, कम। यदि दोनों तरफ कम होंगे तो बीच में एस पर्सन करेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। तो हमने आंसर दिया, फाइनली हमने बोला कि जहां पर भी एस पर्सन करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं वहां की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि ए और बी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें F2O2 की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और H2O2 में ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, वहां पर ज्यादा है। क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन के बीच परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहे हैं, वहां पर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो भाई हम परसेंटेज एस करेक्टर को देखते हुए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम काफी सारे एग्जाम्पलों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल को आपको ध्यान से देखना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया N2H4 का, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम N2F4 का। ये मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो डायग्राम मुझे कुछ स्टेप से दिखाई देगा। यहाँ पर HNH, यहाँ पर हमने बात करी है नाइट्रोजन,
यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन एंड यहाँ भी फ्लोरीन। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो θ1 है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल θ2 है, तो दोनों में से बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका होगा? भाई बेंट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जहाँ पे भी एस्पर्सन के करैक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो आइए चेक करते हैं कि कहाँ पर एस्पर्सन करैक्टर ज़्यादा होंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन की ये ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नाइट्रोजन के पास में, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? बहुत सारे हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बहुत सारे होंगे तो दोनों बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होने लगेगा, और रिपल्शन से क्या होगा बच्चों? वहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। या आप इसको यूं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एन की तरफ जाते हैं तो वहां पर एस्पर्सन करैक्टर बढ़ने लगते हैं, या भी एस्पर्सन करैक्टर बढ़ने लगते हैं। हम बात करें फ्लोरीन वाले केस में, तो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचकर दूर ले जाता है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ? एस्पर्सन करैक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, या भी एस्पर्सन करैक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब हमारा आंसर सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर देखिए, जहां पर भी बॉन्ड में एस्पर्सन करैक्टर ज्यादा होंगे वहां पर दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ने के चांस पूरे होंगे, तो θ1 क्या यहाँ पर ज्यादा हो गया। यहाँ पर एस्पर्सन करैक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड में कम है, रिपल्शन कम होगा, तो θ2 भी क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर हमें कम दिखाई दिया। तो इस प्रकार से भाई हम बेंट रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर बेंट के बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ड्रेगोस। इन्होंने भी कहा कि हम भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनका स्टेटमेंट इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इनका स्टेटमेंट को कुछ ही मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं, सभी मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करते हैं। देखिए इन्होंने क्या काम से ये बोलते हैं कि भी आपको ग्रुप नंबर जाना है 15 में, 16 में और 17 की हम बात करें, 15, 16, 17 की हम बात करें तो ग्रुप नंबर हमारे पास है 15 है, 16 है, 17 है। इनके आपको क्या करना है? हाइड्रेट लेने हैं। हाइड्रेट का मीनिंग क्या हुआ कि इनके एटम से हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर PH3, यहाँ पर फिर आएगा आर्सेनिक H3 और एसेट्रा जो भी मॉलिक्यूल नीचे की तरफ है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2S, यहाँ पर सेलेनियम वगैरह आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं HF, HCl एसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि ये कहते हैं कि भाई हमें पीरियड नंबर 2 के जो हाइड्रेट है उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बाकी हाइड्रेट है 3, 4, 5, 6 वाले, उनसे इनका रूल रिलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर कैसे करेंगे? इनका कहना है कि भाई ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के जो हाइड्रेट हैं जो पीरियड नंबर 3, 4, 5 में हैं उनमें हम हाइब्रिडेशन भूलकर भी नहीं बताएंगे। इनका ऐसा कहना है। ऐसे क्यों कहते हैं ये? ऐसा इसलिए बोलते हैं, इनका मानना है कि भाई यदि हम अमोनिया की बात करें या फिर हम नीचे इसके PH3 की बात करें या फिर नीचे हम यहाँ पर आर्सेनिक की बात करें तो VSAPR के अकॉर्डिंग इसका हम शेप बता सकते हैं। शेप क्या होगा अमोनिया का? अमोनिया का शेप होता है पिरामिडल। ठीक है, और इनका शेप भी क्या होगा? पिरामिडल ही रहेगा। इनका शेप भी क्या होगा? पिरामिडल रहेगा। यदि हम बात करें अमोनिया का जो हाइब्रिडेशन है वो कितना है? sp3 होता है। यहाँ पर हम sp3 लिखना चाहेंगे, यहाँ पर भी हम sp3 को लिखना चाहेंगे, लेकिन ड्रेगोस कहता है कि इनका आप हाइब्रिडेशन प्लीज ना लिखें। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? आइए देखते हैं। फिर देखिए हम बात करें अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107 का, और PH3 का मुझे याद आ रहा है कि ये होता है अप्रोक्सीमेट 93 या फिर 92, और नीचे जाने पर डिक्रीज होता जाता है। अब उनका ये कहना है कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर बॉन्ड एंगल की वैल्यू 100 से कम होती है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? 100 से कम होती है, उनमें क्या होता है? उनमें हाइब्रिडेशन हम काउंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वहां पर हम क्या होते हैं, हम ये देखते हैं कि बॉन्ड एंगल कम होने से एस्पर्सन करैक्टर काफी कम होने लगते हैं। यदि बॉन्ड एंगल आपने 90 कर दिया बच्चों तो एस्पर्सन करैक्टर वहां पर 0 हो जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ पर सोल्व करके। जैसे मैंने लिया PH3 के मैं बारे में बात करूं या आर्सेनिक के बारे में बात करता हूं मैं, या एंटीमनी के हाइड्रेट की बात करता हूं मैं, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 93 है, 92 है, और ये 91 से 90 तक हमें मिलता है। तो यदि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एस्पर्सन करैक्टर की, तो मैंने फॉर्मूला को यूज किया, cos थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो cos 90 हमने मान लिया है कि अप्रॉक्सीमेट 90 इनका एंगल है, तो S-1 परसेंटेज के लिए हमने 100 नोट किया, और S निकालता हूँ मैं, कितना आया बच्चों? यहाँ पर 0 आ चुका है।
तो भाई इन्होंने क्या कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड एंगल 100 से कम होता है उनमें आप हाइब्रिडेशन को काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एस करेक्टर क्या है, एस करेक्टर वहां पर 0 हो चुके हैं। हम क्या बोलते हैं, हम वो ये बोलते हैं कि इसमें sp3 होना चाहिए, लेकिन आपने सोल्व किया कि एस कितना जा रहा है, उसमें एस तो जा रहा है वहां पर 0, तो वहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली वहां पर p3 प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड एंगल 100 से कम है वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं करते हैं, वहां पर सिर्फ कौन काम आता है, वहां पर काम आते हैं प्योर p ऑर्बिटल ही काम आते हैं। एस कहाँ गया, क्योंकि एस तो 0 है, एस प्रेजेंट होता ही नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर हम हाइब्रिडेशन को काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये आपको सभी मॉलिक्यूल में अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ कहाँ करना है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 वगैरह में ही आपको इसको काउंट करना है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड एंगल 100 से कम होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट तो ये था अपने पास ड्रेगोस रूल। ड्रेगोस रूल के बाद में आते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में आपने काफी अच्छा डिस्कशन किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस है, ठीक है, हम उसको उस कॉन्सेप्ट से ना पढ़ के थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। यदि हम बात करें बच्चों रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर क्यों रही है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर कि O3 में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। क्योंकि यदि हम ओ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को काउंट करते हैं तो न तो हमें डबल बॉन्ड की लेंथ मिल पाती है ना ही सिंगल बॉन्ड की लेंथ मिल पाती है। तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें जो डेटा मिला वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का मिला, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का मिला। तो भाई साइंटिस्ट ने कहा भी ऐसा क्यों हुआ है, आइए देखते हैं हम। इस रेजोनेंस को हमने पहले डेयरी मिल्क प्रोसेस भी पढ़ा था, फिर से दोबारा देखते हैं हम कि हमारे पास में यहाँ पर ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, ओजोन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड अभी पोजीशन नंबर 3 पे बैठा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ पोजीशन नंबर 2 पर। यदि मैं पोजीशन नंबर 2 पर इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये हमें कुछ स्टेप से दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डबल बॉन्ड 3 से कहाँ चला गया, 2 पर आ चुका है। और ये डबल बॉन्ड क्या होता है, फास्टली रोटेट करता रहता है, जिससे क्या होता है वहां पर हमें रेजोनेंस होता हुआ दिखाई देता है। तो डबल बॉन्ड के पोजीशन यहाँ पर हमने चेंज करी है, जिससे हम यहाँ पर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देख पा रहे हैं। तो अब हमने रेजोनेंस को चेक कर लिया है। यदि हम डेयरी मिल्क प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 3 है। यदि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो एक हमने इसको दिया, एक हमने इसको दिया। अब जो भाई डबल बॉन्ड है वो तो कभी इधर है कभी उधर है, तो हम क्या मान सकते हैं कि 50% वो कभी इधर मिलेगा आपको, 50% वो कभी इधर मिलेगा। बताइए अब बॉन्ड कितने हो चुके हैं, यहाँ पर बॉन्ड हो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले 1 था, हमने 0.5 और दिया, यहाँ ऑलरेडी 1 था, 0.5 हमने डबल बॉन्ड वाला पार्ट इसको दिया। तो हमें पता लगा कि भाई ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग है ना ही सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। वहां पर कितने बॉन्ड है, वहां पर डेड बॉन्ड है। डेड मीन्स कि कितना हुआ, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला बच्चों, यहाँ पर हमें इसका 1.5 मिलता है। तो भी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक प्रोसेस और पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं आपको पता है कि वहां पर मैं इसको किस स्टेप से देखा था, कि वहां पर इसको देखा था कि हमने जहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है कि वहां पर कितने बॉन्ड है अपॉन उसने कितनी बार रेजोनेंस किया है अपॉन उसको नंबर को हम नोट कर देते हैं ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन में ज्यादा नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट हम आते हैं बैक बॉन्डिंग भी एक टॉपिक है। बैक बॉन्डिंग की हम बात करें तो बैक बॉन्डिंग के बारे में देखते ही पहले हमें याद आता है BF3, और काफी इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ पहले हमें इसको समझना होगा कि ये कितने टाइप के होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, बैक बॉन्डिंग से क्या फायदा है मॉलिक्यूल को, क्या नुकसान होता है, और ये किस टाइप से होता है और किस मॉलिक्यूल में होगा। तो वे हम कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ एक सिंपल मॉलिक्यूल जिसका नाम है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए सभी कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। भाई हम ध्यान से बात करें यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग में बोरोन है, एक फ्लोरीन है, यहाँ भी एक फ्लोरीन है और यहाँ भी एक फ्लोरीन है। भाई यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पर फ्लोरीन पर चार्ज आता है पार्शियली माइनस, ओके, और बोरोन पे डेवलप होता है पार्शियली प्लस, यहाँ पर डेवलप होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास में आ चुकी है कि बॉन्ड कैसा होना चाहिए, पोलर बॉन्ड होना चाहिए। एक पर होना चाहिए माइनस तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इन पोलर बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पोलर बॉन्ड, वहां पर पोलर बॉन्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट में हम बात करें
नंबर 2 पर आप देखिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के लिए सेकंड कंडीशन कि यहाँ पर बोरोन ने बना रखे हैं 3 बॉन्ड। कितने बनाए बच्चों? यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना, वो ये 1, ये 2 और ये 3 टाइप के इसने बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड बनने के बाद में इसके पास में एक p ऑर्बिटल अभी वैकेंट है, जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीट वैकेंट रखा हुआ है, क्योंकि एक बॉन्ड तो बनता है s से 2 बन जाते हैं 2 p ऑर्बिटल से, इसलिए एक p ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट है। तो एक एटम के पास क्या मिला आपको? एक एटम के पास मिला आपको वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड हम बात करें जो इसके पास वाला एटम है जिसका नाम है फ्लोरीन, इसके पास क्या रखे हुए हैं? इसके पास रखे हुए हैं फ्लोरीन के पास रखे हुए हैं यहाँ पर लोन पेयर। भाई हमने एक 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को हमने यूज में लिया है, तो हमने यहाँ पे एक लोन पेयर को शो कर दिया यहाँ पर। तो बैक बॉन्डिंग की दूसरी कंडीशन क्या बनी है बच्चों? बैक बॉन्डिंग की दूसरी कंडीशन ये बन चुकी है कि बैक बॉन्डिंग में किसी भी एक एटम के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? वहां पर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा पर 1 एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल and another and surrounding atom या next atom have lone pair। ओके, ये हो गया इसका दूसरी कंडीशन, हमने यहाँ पर नोट किया। नेक्स्ट में बात है, अब आप ध्यान से देखिए कि जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है उसको क्या करना है? गेन करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये गेन करेगा तो कहलाएगा ये लुईस एसिड कहलाएगा। और ये जो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है उसको करना है डोनेट किसे? वैकेंट ऑर्बिटल को, तो ये कहलाएगा यहाँ पर लेविस बेस कहलाएगा। तो एक एटम एक्ट करेगा एसिड की तरह और दूसरा एटम एक्ट करने वाला है यहाँ पर लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोट किया। नेक्स्ट नंबर पर कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर दोनों एटम कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम ही रहनी चाहिए। यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो कंडीशन नंबर क्या है यहाँ पर? नंबर 3 पे देखते हैं हम कि दोनों एटम या तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम या वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग एटम, दोनों में से किसी भी एक को पीरियड नंबर 2 का होना जरूरी है। कौन सा? पीरियड नंबर 2 का। यदि दोनों ही पीरियड नंबर 3 के हैं तो आपको बैक बॉन्डिंग शो नहीं करनी है, दोनों में से किसी भी एक को पीरियड नंबर 2 का होना जरूरी है। तो लिखा हमने 1 एटम मस्ट बी बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2। तो भी ये इसकी मेन कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 कंडीशन इसकी मेन कंडीशन होती है और बैक बॉन्डिंग से हम लोन पेयर कंटेनिंग एटम से क्या करते हैं? लोन पेयर ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देते हैं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ओके, और यहाँ पर बनता है एक नया बॉन्ड पाई, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी बना हुआ था, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने के चांसेस हमें दिखते हैं। तो भाई ये कंडीशन हो चुकी है, हमने इसका टाइप भी देख लिया है। आइए इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जी मैं बात करूँ इन BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यहाँ पर P पाई और D पाई टाइप P पाई एंड P पाई टाइप का क्या मिलता है आपको? बैक बॉन्डिंग मिलती है। P पाई एंड P पाई टाइप की आपको क्या मिलती है? बैक बॉन्डिंग मिलती है। कैसे मिलती है देखते हैं। पहले आपने कंडीशन को फॉलो किया कि एक एटम पीरियड नंबर 2 का भी है, यहाँ तो दोनों एटम ही है, यहाँ पर बॉन्ड पोलर भी है और बोरोन के पास यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और यहाँ पर फ्लोरीन के पास में लोन पेयर भी है। अब भाई क्या हुआ? बोरोन ने डिमांड किया है लोन पेयर की, इलेक्ट्रॉन की, तो फ्लोरीन नंबर 1 ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हम। अब नेक्स्ट नंबर का जो फ्लोरीन है वो बोरोन की हेल्प करेगा और लोन पेयर प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट नंबर के फ्लोरीन ने किसको दिया है? बोरोन को दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं। अब जो 3rd नंबर का फ्लोरीन है वो भी बोरोन की हेल्प करना चाहता है, तो 3rd नंबर के फ्लोरीन ने भी अपना लोन पे शिफ्ट कर दिया है। कहाँ पर? बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये बन चुके हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि हम इसको कंप्लीट मिक्स कर देंगे तो ये बन जाता है अपने पास में हाइब्रिड डायग्राम बन जाएगा। तो हमने तीनों को मिक्स कर दिया डायग्राम को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बाय 1 डबल बॉन्ड का रोटेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया BF3 का डायग्राम। अब आप ध्यान से देखिए कि P पाई क्यों है? भाई बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल था बच्चों, है ना, बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है? वो होता है 2p। ओके, और फ्लोरीन के जो लोन पे रखे हुए हैं वो भी कहाँ रखे हुए हैं? वो भी रखे हुए हैं यहाँ पर 2p के अंदर ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हुआ है वो 2p से 2p के बीच में हुआ है, तो उसको बोल सकते हैं हम P पाई बैक बॉन्डिंग। अब भाई आप ध्यान से देखिए, जब तक हमने बैक बॉन्डिंग को स्टडी नहीं किया था तो हम मान के चलते थे कि बोरोन और फ्लोरीन के बीच में मात्र एक ही बॉन्ड है,
लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर यदि हम काउंट करते हैं तो एक डबल बॉन्ड के घूमने से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मिलता है मुझे 1.33, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जितने जगह पर आप रेजोनेंस करेंगे वहाँ कितने बॉन्ड है, वहाँ पर बॉन्ड है आपके पास में 4 और कितनी बार आपने इसको घुमाया है 3 बार, तो कितना आंसर आएगा 1.33 आ जाता है। तो भाई बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ने लगते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा। BF3 में पहले बॉन्ड एंगल कितना था, पहले भी बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 का ही था और बैक बॉन्डिंग के बाद भी अभी यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 120 का ही है, मतलब बैक बॉन्ड एंगल में अभी कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ये हुआ आपके पास पी पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग हमने शो किया। नेक्स्ट में आते हैं, यदि हम बात करें BF3 BCl3 या BBr3 की, हमें देखना है कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होती है। आइए हम देखते हैं। हमें पता है कि बच्चों की यहाँ पर बोरोन के पास वेकेंट है, यहाँ भी बोरोन के पास वेकेंट है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब फ्लोरीन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, बोरोन और फ्लोरीन दोनों ही पीरियड नंबर 2 और 2 के हैं, बॉन्ड की लेंथ काफ़ी कम है, तो बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किससे, फ्लोरीन से। यहाँ पर हम देखते हैं बोरोन पीरियड नंबर 2 का है लेकिन क्लोरीन पीरियड नंबर 3 का है, थोड़ी सी दूरियां बढ़ी है, दूरी बढ़ने से डोनेशन नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन तो आए हैं बैक बॉन्डिंग में लेकिन काफ़ी कम आए हैं। हम बात करें BBr3 की, तो यहाँ पर ब्रोमीन पीरियड नंबर 4 का हो चुका है और बोरोन यहाँ पर ऑलरेडी 2 का है, तो यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस बढ़ने से बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम होती जा रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम हमें दिखाई दिए हैं। तो हमने ध्यान दिया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ पर थोड़ी डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है। अभी इस पे क्वेश्चन फिर आता है कि तीनों मॉलिक्यूल में आप बताइए कि सबसे बेस्ट लुईस एसिड कौन सा है। लुईस एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो लुईस एसिड की हमने बात करी है, तो आप देखिए ध्यान से भाई BF3 के पास में इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी कर दी किसने, फ्लोरीन ने। अब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, लेकिन BCl3 में थोड़ी स्पेस खाली है और BBr3 में तो काफ़ी खाली है यहाँ पर। ओके, तो हमने ध्यान दिया कि जिस मॉलिक्यूल को अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है मॉलिक्यूल है, वो है बोरोन ट्राइब्रोमाइड है। बाकी ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुके हैं अपने आप में ही, या अपने फ्लोरीन से या क्लोरीन से गेन कर चुके हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बैक बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेगा, वहां हम क्या कर सकते हैं कि वो लुईस एसिड स्ट्रेंथ को ज्यादा शो करेगा। तो हमने आंसर दिया कि यहाँ पर BBr3 क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अदर मॉलिक्यूल से, क्योंकि उसके पास बैक बॉन्डिंग से कोई फायदा उसको नहीं हुआ है। तो सबसे बेस्ट लुईस एसिड कौन सा बना यहाँ पर, बोरोन ट्राइब्रोमाइड बना है। और सबसे वीक कौन है बच्चों, यहाँ पर BF3 है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी को उसने पूरा कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन। ओके, तो यहाँ पर हमने नोट किया कि बैक बॉन्डिंग यदि डिक्रीज होती है तो लुईस एसिडिक नेचर क्या होता है बच्चों, वहां पर बढ़ने लगता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, बैक बॉन्डिंग हम सेकंड नंबर का टाइप देखते हैं। ये भी आपने कहीं में पढ़ा होगा, कि आपने देखा होगा कहीं बैक बॉन्डिंग का लिखा होता टाइप में P पाई एंड D पाई टाइप के बैक बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है ट्राइसिलाइल एमीन। पे इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हमने SiH3 गेट कर दिए हैं, यहाँ भी SiH3 है, यहाँ भी SiH3 है। ओके, और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। भाई यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो हमें हाइब्रिडेशन है वो sp3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल हमें 107 दिखाई देगा। इसका जो शेप है हमें वो दिखाई दे रहा है कितना बच्चों, ये हो गया पिरामिडल शेप में हमें दिख रहा है। चलिए बैक बॉन्डिंग की कंडीशन देखते हैं। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन में एक एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर, दूसरे के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, और हमें पता है सिलिकॉन के पास में D ऑर्बिटल वैकेंट है। नेक्स्ट कंडीशन हम बात करेंगे बॉन्ड पोलर है कि बॉन्ड पोलर भी है। नेक्स्ट नंबर की हम कंडीशन देखते हैं कि दोनों में से एक को होना चाहिए पीरियड नंबर 2 का, तो नाइट्रोजन यहाँ पर पीरियड नंबर 2 का है, तो मतलब बैक बॉन्डिंग के सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। ये बैक बॉन्डिंग करा देते हैं, हमने यहाँ पर बैक बॉन्डिंग को करा के देखा यहाँ पर कि ट्राइसिलाइल एमीन में अब नाइट्रोजन क्या करेगा, सिलिकॉन के पास वैकेंट है, कौन सा ऑर्बिटल है,
डी ऑर्बिटल वैकेंट है, पी पूरा भर चुका है सिलिकॉन का। अब क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पे शिफ्ट करेगा सिलिकॉन के पास डी के अंदर। यहाँ भी फर्स्ट डायग्राम हुआ। नेक्स्ट डायग्राम में नाइट्रोजन को नेक्स्ट नंबर के सिलिकॉन हाइड्रेट में भी लोन पे शिफ्ट करना होगा क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग चल रही है। ओके, ये हो गया सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम की हम बात करें तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वही लोन पेयर उसको नेक्स्ट नंबर के सिलिकॉन में भी प्रोवाइड करना होगा। इस टाइप से हमने यहाँ पर तीनों सिलिकॉन को 1 बाय 1 क्या किया, लोन पेयर दे दिया है। ओके, तो यहाँ पर बन चुके हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, लोन पेयर तो एक ही है, ठीक है। लोन पेयर को गेन करने वाले कितने हैं, 3 हैं। तो एक लोन पेयर यदि हम 3 को डोनेट करेंगे तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, पूरे के पूरे फिनिश हो जाएंगे, है ना, पूरे के पूरे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अभी जब लोन पेयर ही फिनिश हो चुका है तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट क्यों कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लोन पेयर यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो लोन पेयर को खत्म करने के बाद में इस मॉलिक्यूल को जो शेप मिलने वाला है वो कुछ नया मिलने वाला है। तो देखिए इसका शेप क्या होगा कि लोन पेयर यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने इसका शेप बना दिया है कुछ इस टाइप से। ओके, लोन पेयर को हमने यहाँ पर एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों को। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडेशन है वो चेंज हो चुका है, वो हो चुका है sp2। हम मान के चल रहे थे कि sp3 होता है, तो वो रोंग माना हमने यहाँ पर। ओके, बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं तो ये बॉन्ड एंगल मुझे मिला है 120 का। पहले मान के चल रहे थे कि ये 107 का होगा। नेक्स्ट हम मान के चल रहे थे कि इसका शेप क्या है, पिरामिडल शेप है। अब पिरामिडल शेप हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है हमें कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बैक बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल और इसका जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भूल जाए और आप शेप, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल को रोंग करके आ जाए। ओके, अब हमने क्या बोला यहाँ पर बच्चों कि नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, वो कौन सा है, वो है p ऑर्बिटल है, वो है 2p ऑर्बिटल है। और जो वैकेंट ऑर्बिटल था सिलिकॉन का वो कौन सा है, वो था 3d। तो बैक बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, p और d के बीच में, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमने आंसर दिया कि p पाई d पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग हम ट्राइसिलाइल एमीन में देख सकते हैं। और बैक बॉन्डिंग से शेप, बॉन्ड एंगल या हाइब्रिडेशन ये चेंज होते रहेंगे। ओके, ऐसे एग्जांपल आपको एक और दिया है सिलाइल आइसोसाइड के अंदर बात करें तो सिलाइल आइसोसाइड में भी सिलिकॉन वही है अपने पास में जिसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो बैक बॉन्डिंग करेगा सिलिकॉन के साथ में। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने बैक बॉन्डिंग को पढ़ा। यहाँ पर यदि हम सिलिकॉन को हटाकर यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं तो कार्बन के साथ में बैक बॉन्डिंग अब नहीं कर पाएगा क्योंकि लोन पेयर तो है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के बाद में इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचता है। इट मीन्स ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक एटम के पास में क्या होना चाहिए बच्चों, लोन पेयर होना चाहिए। तो हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि वहां पर कार्बन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, ऐसे हम ये पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, भाई डबल बॉन्ड के करेक्टर आने से बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, हमेशा कम हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन या शेप चेंज हो सकते हैं। ये कब चेंज होंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल को करता है डोनेट, तो ये तीनों चीजें चेंज हो जाएगी। यदि सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है और सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करता है, लोन पेयर प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो कभी भी ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती है। तो भाई BF3 में कौन था, BF3 में था सराउंडिंग एटम ने प्रोवाइड किया, इससे वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आया। नेक्स्ट ट्राइसिलाइल एमीन में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल एटम के पास था लोन पेयर, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पर लोन पेयर खत्म हो चुका था। जब खत्म ही हो गया तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये था इसके इफेक्ट के बारे में बात करी हमने यहाँ पर। नेक्स्ट में बात है हम ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं हम। ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आइए डिस्कस करते हैं हम। हम बात करें पहले ब्रिज बॉन्ड के टाइप की। ब्रिज बॉन्ड के टाइप की मैं बात करूं तो ब्रिज बॉन्ड का टाइप 2 टाइप का होते हैं। नंबर 1 पर पढ़ा हमने 3 सेंटर
2 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो हमने ब्रिज बॉन्ड को दो टाइप में डिवाइड किया है। 3C मतलब होता है 3 सेंटर और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3C 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को 50% यहां पर ही सोल्व कर लेते हैं। जब भी आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड सर्च करना हो तो क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कि जहां पर भी हाइड्रोजन है या एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर ही इस टाइप का ब्रिज बॉन्ड मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वहां पर ही आपको ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड आपको दिखाई देगा। चलिए, ये तो एग्जाम्पल हो चुके हैं और सर्च करने का तरीका हो चुका है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं B2SX की बात करते हैं। पहले हम B2SX की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। यहाँ पर 2 बोरोन है तो मैंने यहाँ पर वापस को ड्रॉ किया दोनों बोरोन को। अब मैं बॉन्डिंग कर देता हूँ विद हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर दिया है। जो साइड वाली हाइड्रोजन है वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर इक्वल शेयरिंग चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर जो बीच वाली हाइड्रोजन है, यहाँ पे यह सेंटर में हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर शेयरिंग किया कंप्लीट। भाई अभी हमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया है ना। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम नंबर 2 को बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर भी H नोट किया मैंने, यहाँ भी H नोट किया और पुराने कंडीशन को हमने फॉलो किया। लेकिन अब नई कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो ऊपर बनाया गया था वो मैं अब नीचे बना रहा हूँ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन हम ऊपर बना रहे हैं। और H यहाँ पर पहले जैसी है, इस बार इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ नोट किया, इस बार इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ नोट किया है, तो यहाँ पर हमने इधर बना दिया है, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। फिर दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस क्या दिखाई दिया, दोनों डायग्राम में डिफरेंस से दिखाई दिया कि ये वाला बॉन्ड जो लेफ्ट में वो अब राइट में दिखाई दे रहा है, ये जो राइट में था वो अब आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बीच वाली हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में बॉन्ड बनाती रहती है, बॉन्ड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, ये हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। आसपास वाले हाइड्रोजन को आप छेड़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो बीच वाली हाइड्रोजन है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कभी लेफ्ट में घूमते हैं तो कभी राइट में आते हैं, यहाँ भी ये कभी ये राइट में होते हैं तो कभी ये लेफ्ट में आते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो कभी लेफ्ट और राइट में मूव करते रहते हैं। तो ये बन चुका बच्चों कौन सा, ये बच्चों अपने बन चुका है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड। अब यहाँ पर 3 सेंटर कैसे हुआ, बोरोन को मान लेते हैं हम 1 सेंटर, हाइड्रोजन को मान लेते हैं हम 2nd नंबर का सेंटर और बोरोन को मान लिया हमने 3rd नंबर का सेंटर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप इसको, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 3 सेंटर और 3 सेंटर के बीच में आपको दिख रहे हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर भी हम बात करें कि यहाँ पर बोरोन 1 सेंटर है, 2nd सेंटर हमने हाइड्रोजन लिया, 3rd सेंटर हमने बोरोन लिया। यहाँ पर भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, सेम ऊपर की तरह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। तो इस मॉलिक्यूल में 2 ब्रिज बॉन्ड बने हैं जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड से BH3 मॉलिक्यूल ने डायमर का फॉर्मेशन किया है, 2 मॉलिक्यूल को हमने जोड़ दिया है। लेकिन बोरोन का ऑक्टेट अभी भी परमानेंट कंप्लीट नहीं हुआ, टेम्पररी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट नंबर का हम देखते हैं टाइप में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। तो भाई 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि एल्यूमिनियम है 1, एल्यूमिनियम है 2, यहाँ पर Cl को हमने बॉन्डिंग कराया नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो बीच वाला Cl है ये 1Cl और 2Cl, Cl के पास लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर हमने अरेंज कर दिए यहाँ पर। और एल्यूमिनियम के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बना है इक्वल शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ भी बनता है इक्वल शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड। अब एल्यूमिनियम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ से हम बॉन्डिंग कर देंगे, Cl इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा वैकेंट में। यहाँ भी Cl ने लोन पेयर दिए हैं वैकेंट ऑर्बिटल किसके, एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर एक नया ब्रिज बॉन्ड बन चुका है जहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाई दिया है। तो भाई इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम 1 सेंटर, Cl 2nd सेंटर। नेक्स्ट हम बात करें इस एल्यूमिनियम की तो यहाँ पे ये इस टाइप का हमें बनाना बॉन्ड दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेंटर है 1 2 3, 3 सेंटर के बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं।
2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और 2 हो गए कोवलेंट बॉन्ड में। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। तो भाई इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें, मॉलिक्यूल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर कौन कौन से आपको ब्रिज बॉन्ड मिलेंगे। तो हमने बोला था सबसे पहले कि जहां पर भी ऐसी स्पीशीज हो जिसके पास लोन पेयर होता है वहां पर कौन सा होता है ब्रिज बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। Li3 इस टाइप का बॉन्डिंग नहीं कर पाता है क्योंकि I3 का साइज काफी बड़ा होता है, स्टिक रिपल्शन हो जाता है। और इस टाइप से जहां पर भी लोन पे स्पीशीज आपको दिखाई देगी वहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जहां पर भी आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा वहां पर आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन शो करना है। यहाँ पर हमने बैक बॉन्डिंग शो किया, यहाँ भी हमने बैक बॉन्डिंग को शो किया जो भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें अब बॉन्ड पैरामीटर्स की। भाई बॉन्ड एंगल को हमने कई टाइप से देख चुके हैं, कई बार हमने बैक बॉन्डिंग से भी समझा है, कई बार हमने बनाना बॉन्ड से भी समझा इसको, और कई बार हम रेजोनेंस से भी इसको समझते आ रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो बॉन्ड एंगल हम जानते हैं 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि बॉन्ड एंगल को हम कंपेयर थोड़ा बहुत कैसे कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में बच्चों H2O है और यहाँ पर H2S एक मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर दोनों का डायग्राम सेम बनता है जिसका नाम है बैंड शेप है। हाइब्रिडेशन दोनों का सेम है, लोन पेयर भी यहाँ पर दोनों के पास सेम है, यहाँ पर 2 and 2 लोन पेयर है। अब पूछा जा रहा है कि भाई शेप है सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। भाई आप इसको बैंड टूल से भी सोल्व कर सकते हैं या सिंपल मेथड देखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का En ज्यादा है, ऑक्सीजन का En ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन की तरफ मूव करने से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन होता है बच्चों तो क्या होगा, वहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ने के चांस होंगे। इसलिए बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर 104 डिग्री का। अब आप ध्यान से देखिएगा कि सल्फर का En ऑक्सीजन के कंपेयर में क्या है, थोड़ा सा कम है। तो इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे सल्फर की तरफ लेकिन कुछ ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, कम कम मूव करेंगे सल्फर की तरफ। तो पहले एग्जाम्पल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, थोड़े कम जा रहे हैं, थोड़े कम जाएंगे तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, थोड़ी ही बढ़ पाई है। थोड़ी ही बढ़ेगी तो यहाँ पर रिपल्शन भी क्या होगा बच्चों, रिपल्शन भी कम ही रहेगा। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल आता है बच्चों वो आता है 92 डिग्री का आ जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब सेंट्रल एटम डिफरेंट टाइप का होता है और सराउंडिंग एटम सेम टाइप के होते हैं तो वहां पर हम आंसर देंगे En को देखते हुए कि किसने किसको ज्यादा खींचा है। इसमें आप बैंड टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं H2O, यदि हम बात करते हैं F2O की, यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल एटम इस बार हमने सेम लिया है लेकिन सराउंडिंग एटम ने इस बार चेंज कर दिया है। अब दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम है, शेप भी सेम है, लोन पेयर के नंबर भी सेम है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। तो हम वापस अप्लाई कर देते हैं कि ऑक्सीजन का En ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं और मूव करने से रिपल्शन काफी ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड एंगल आ जाता है फिक्स कितना, 104 डिग्री का। इस बार फ्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करने का, खींचने का, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है। खींचने से क्या हुआ बच्चों, खींचने से यहाँ पर रिपल्शन कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, सारे के सारे फ्लोरीन की तरफ जा चुके हैं। अब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है इसलिए रिपल्शन कम हुआ है। रिपल्शन कम होने से यहाँ इसका जो बॉन्ड एंगल मिला मुझे वो मिलता है कितना, 102 डिग्री का मिलता है। हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि यदि सेंटर एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट टाइप का है तो वहां पर आप क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम की En को देखते हुए बॉन्ड एंगल को डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपके पास में वाटर है और वाटर के एंगल हमने नोट किया 104 को, और इस बार आपने नोट किया है यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर को। भाई डाई मिथाइल ईथर का जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 हाइब्रिडेशन से भी ज्यादा होता है। कितना होता है, 111 डिग्री का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि CH3 बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप आने से क्या होता है, ये दोनों में रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर स्टिक रिपल्शन भी है और साथ में बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो दो टाइप के रिपल्शन हो गए, स्टिक रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दोनों की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये हो जाता है 111 डिग्री का। ओके,
तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको स्ट्रिक्ट रिपल्शन भी ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट रिपल्शन से काफी ज्यादा एंगल बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर को फिनिश किया। अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई एमओटी के रिक्वायरमेंट हमें क्यों रही है? हमने काफी सारी थ्योरी पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, VLCPR पढ़ा है, VBT पढ़ा, ओवरलैपिंग पढ़ा है। तो भैया बचा क्या है जिसके लिए हम एमओटी को स्टडी करें? तो भाई देखिए कुछ थ्योरी में हम बात करें, मोस्टली VBT की बात करें तो VBT हमें कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन कौन सी चीजें थी? देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर भाई हमने पूछा VBT वालों से कि भाई O2 का फोटो बनाइए, तो उन्होंने O2 का फोटो बनाया, उसने डबल बॉन्ड को शो किया और लोन पे बना दिए कुछ स्टेप्स। हमने कहा कि वहां पर बॉन्ड कितने हैं कि 2 है और लोन पे कितने हैं 4 है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे तो इसका जो नेचर क्या होना चाहिए, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा बच्चों वो क्या हो जाता है, डाया मैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक हमें नहीं मिला। वो कौन सा मिला हमें? वो मिला हमें फाइनली पैरा मैग्नेटिक नेचर मिला है। ओके, अभी आप VBT से हमने पूछा कि भाई आपके अकॉर्डिंग तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाए। नेक्स्ट हम बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई बॉन्ड जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। फ्रैक्शन में जैसे आपने लिया कि BF3 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 आता है। ओके, B और F के बीच कितना आता है? 1.33 आता है। तो भाई ये 1.33 का मीनिंग क्या हुआ? ये 0.33 बॉन्ड कैसे बनता है? पॉइंट हाफ बॉन्ड कैसे बनता है? भाई एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आधे बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा? फिर वो किससे शेयरिंग कर रहा है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, वो भी VBT हमें एक्सप्लेन कंप्लीटली नहीं कर पाया। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे काफी क्वेश्चन थे हमारे सामने जो VBT हमें क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना। नेक्स्ट में बात हैं, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले साइंटिस्ट हमें बोलते हैं कि बच्चों ध्यान से सुनिए कि आपके सिलेबस में MOT कहां तक है? ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, 1 से लेकर 10 तक। इसका मीनिंग क्या हुआ? हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक। ठीक है, तो आपको रखना है कि कहां से कहां तक एप्लीकेबल है आपके सिलेबस में, एस से लेकर नियोन तक। सेकेंड उन्होंने बोला एप्लीकेबल ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर सिर्फ 2 ही एटम होते हैं उनके लिए आप अप्लाई करेंगे, 3 एटम वालों को नहीं करेंगे, 4 एटम वालों को भी आप नहीं करेंगे। ओके, तो MOT वालों ने हमेशा कहा। सॉरी। नेक्स्ट, अब वो क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको H2 मॉलिक्यूल को बनाना है या Na2 मॉलिक्यूल को बनाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों एटम को आप सेपरेट कर लेंगे। H इधर है और एक उधर है। अब उनको दोनों को आपको पास में लेना है, उनमें अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? अट्रैक्शन होगा वहां पर बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो आप पास में आएंगे और पास में आने के बाद में क्या होगा, वो करेंगे मिक्सिंग करेंगे। यदि आपने ये N नंबर में लिए हैं तो उनके बीच में क्या होता है, मिक्सिंग लिखा हमने यहां पर, मिक्सिंग किया अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स होने के बाद में क्या बनेंगे, वो बनते हैं न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मतलब नए बन चुके हैं, एकदम ऑर्बिटल बन चुके हैं ना भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। कितने बने, ये भी बनेंगे N। ओके, इनके बनने के बाद में इनमें से जो हाफ होंगे N/2 वो कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ कहलाते हैं बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स N/2। अभी जो भी आपने बनाए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसके आपने हाफ किए, वो कहलाएंगे ABMO और हाफ कहलाएंगे BMO। ओके, अब हमने देखा कि ABMO की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू BMO। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ABMO इज ग्रेटर देन BMO। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब BMO का वर्क क्या है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, ओके। और एंटी बॉन्डिंग का काम क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करना। भाई जो ब्रेक करेंगे उनकी एनर्जी ऑलरेडी क्या होगी? हाई होनी चाहिए। जो बॉन्ड को बनाते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? हमेशा कम होती है। तो जब भी आप डायग्राम को बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग को बॉन्डिंग सब ऊपर ही रखेंगे, ओके। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि आप सेम टाइप के ऑर्बिटल को ही आप मिक्स करेंगे। जैसे 1s को 2s के साथ में 2s को मिक्स करना है, 2pz है तो 2pz को ही मिक्स करना है, साथ में 2px है तो आप 2px के साथ ही मिक्स करेंगे। ऐसे हम आगे सेम टाइप के ऑर्बिटल को यहाँ पर मिक्स करते रहते हैं। अब भाई हमारा क्वेश्चन आया कि भाई मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बने हैं उनमें आधे एंटी बॉन्डिंग है और आधे बॉन्डिंग है, ऐसा क्यों हुआ? तो उसको देखते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था श्रोडिंगर। उन्होंने कहा कि भाई बॉन्डिंग में जो मेन पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो किस टाइप का होता है? इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है बच्चों वो होता है वेवलेंथ होता है ना। नहीं, आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव को मिलाना है। भाई वेव को हम मिला कैसे सकते हैं? दोनों की वेव का फेज सेम है तो मिल जाएंगे, और दोनों की वेव का फेज सेम नहीं है तो वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे, ओके। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने बनाया एक वेव को बना देता हूं मैं। एक वेव का फेज अपर है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फेज, इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज भी सेम है। इसको हम फेज को लिख देते हैं प्लस से और प्लस से लिख देते हैं। ये दोनों की फेज अपर साइड में दिखाई दे रही है तो ये करेंगे बच्चों क्या? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की फेज सेम है तो ये मिल जाएंगे, और मिलने के बाद हमें कुछ ये इस टाइप के दिखाई देंगे। ये दोनों को हमने यहाँ पर बाइंड कर दिया है इजीली, और इस टाइप का ये एक नया ऑर्बिटल हमने फ्रेम किया। इसे बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। नेक्स्ट वो ये भी बोलते हैं कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन की फेज सेम नहीं आई है, एक की फेज ऊपर चल रही है और एक की फेज नीचे की तरफ है। यहाँ पर मैंने दोनों फेज को प्लस माइनस से शो किया है, ये चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंट टाइप की हमने फेज बताई है ना। तो यहाँ पर जब हम उनको पास में लाएंगे तो ओवरलैपिंग का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? यह होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पास तो आएंगे लेकिन ये प्रॉपर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, कोई नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये नहीं कर पाएंगे, और इस टाइप के बनने वाले डायग्राम को बोलते हैं हम ABMO, ओके। तो आपको पता लग चुका है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं हमेशा BMO और डिस्ट्रक्टिव से बनते हैं ABMO बनते हैं, और दोनों के बनने के चांस 50% हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की, तो हमने बात करी अभी कि यदि मैं 1s और 1s को मिक्स करता हूं, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के होंगे तो दो टाइप के बनेंगे ऑर्बिटल, जिनमें से आधे होंगे बॉन्डिंग और आधे होते हैं एंटी बॉन्डिंग, ओके। एंटी बॉन्डिंग को आप हमेशा ऊपर बनाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग के कंपेयर में क्या होता है? उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, और एस की ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और एंटी बॉन्डिंग को पहचानने का तरीका क्या है कि एंटी बॉन्डिंग जब भी आप बनाएं उसके ऊपर आप लगा दें स्टार, ताकि आपको पता रहे कि वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इसको शो किया, ओके। तो हमने ध्यान दिया कि भाई सेम टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग करके यहाँ पर ये बना रहे हैं BMO और ये बना रहे हैं ABMO। तो इस टाइप के यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते रहते हैं। नेक्स्ट में बात है बच्चों, ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ शो किया है BMO को, और ये ऊपर शो किया हमने ABMO को, और ये जो डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? H2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। जब हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में होता है 1s1 में, जो हमने यहाँ शो किया है। यहाँ पर भी H1s1 है जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर H2 बन जाएगा। H2 के ऑर्बिटल हमें इस टाइप से दिखाई देंगे। आपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया
एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने के बाद में वो बीओ में चले जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन काम नहीं आया है और इस टाइप से हमें यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल दिखाई दिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई जब भी आप मिक्सिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर दो डायग्राम दिखाई देंगे। एक डायग्राम में आपको सबसे नीचे बनाना है 1s, उसके ऊपर बनेगा 1s का एंटी बॉन्डिंग, 1s के बाद में आता है 2s का बॉन्डिंग, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग, उसके ऊपर बनाना है हमें 2pz। 2pz मतलब आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस किसको लिया है, 2pz को लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं 2pz के बाद आएगा 2px एंड 2py, उसके बाद में दोनों के यहाँ पर मिलेंगे आपको एंटी बॉन्डिंग और सबसे लास्ट मिलेगा आपको यहाँ पर 2pz। ओके, ये कब बनाना आपको, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको कब याद रखना है कि ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर प्रोटॉन्स के नंबर 15 से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जैसे O2, F2, Ne2 एक्सेट्रा। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन को याद रखेंगे, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि यदि आपके पास में प्रोटॉन के नंबर 15 से कम है या 15 के बराबर हैं तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होगा ना। पहले 1s का एंटी बॉन्डिंग 1s स्टार, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग 2s स्टार, फिर वहाँ पर आपने देखा ध्यान से कि पहले पाई वाले बॉन्ड आएंगे, उसके बाद 2pz वाला आएगा, उसके बाद में तीनों के यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं। ये कब बनेगा, जब प्रोटॉन के नंबर 15 से आपको कम मिलते हैं, जैसे G2, N2 या B2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट में बात करें बॉन्ड ऑर्डर की। हम एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर को काउंट कर सकते हैं। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको बस ये चेक करना है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है और बॉन्डिंग में आपने कितने इलेक्ट्रॉनों को फिल किया है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, उसको आप कर देंगे डिवाइड बाई 2 से, तो आपको वहां पर उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जीरो कभी भी नहीं होता है ना। बॉन्ड ऑर्डर यदि जीरो हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, और बॉन्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें, O2 मॉलिक्यूल पर ही सारी लड़ाई हुई थी VBT और MOT वालों की, पे O2 का वो नेचर नहीं बता सके थे, है ना। पे O2 मॉलिक्यूल को सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। O2 मॉलिक्यूल का मुझे याद आया कि इसमें प्रोटॉन के नंबर हैं 16, है ना। 16 पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन याद आया कि मुझे कैसे बनाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ किया। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा 1s को, फिर इसका 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s का बॉन्डिंग, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग। और मुझे याद आ रहा है कि O2 वाले डायग्राम में मुझे pz को यहाँ बनाना होगा और xy को हमें यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पर xy का यहाँ पर बनेगा और xy का बनेगा। भाई मुझे कैसे याद रहा, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन जो पहले वाले स्लाइड में था उसको याद कर लिया है, इसलिए मुझे याद रहा है। भाई यहाँ पर हमने इसको इस स्टेप से मैच कर दिया ना। ये 2s के था, मिक्सिंग था, तो अभी इसका हम नेमिंग भी कर देते हैं। ये p वाले ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि ऑक्सीजन में p भी आपको शो होता है। इस टाइप से इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। सबसे नीचे वाले का नाम क्या है, 1s सिग्मा है, इसका नाम क्या है 1s सिग्मा स्टार है, इसका नाम है 2s सिग्मा है, इसका नाम क्या है 2s सिग्मा स्टार है, इसका नाम क्या है 2pz है सिग्मा, क्योंकि हम जानते हैं कि p और pz की एक्सेल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा ना। यहाँ पर अपने पास में दो ऑर्बिटल है, एक का नाम हुआ 2pz पाई, एक का नाम हो गया 2px पाई। ये z को हटा के आप इसको y कर देंगे क्योंकि z तो यहाँ पर सिग्मा बना चुका है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम इसका एंटी बॉन्डिंग बनाया हमने 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर हो गया 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये हो चुका अपने पास में 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो भाई हमने इसको इस टाइप से ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हम बात करें अब O2 का में मॉलिक्यूल को फिल करना है। O2 का में डायग्राम में याद है कि O2 का डायग्राम में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 1s2 2s2 2p4। भाई ऑक्सीजन में कितना होता है, 1s में होता है 2, 2s में कितने होते हैं 2, 2p में कितने होते हैं 4, 1 2 3 4। यहाँ भी सेम 1s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। आप इनको फिल करेंगे, डाउन से अप में जाना है। 2 and 2 4 यहाँ पर है, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिनिश किया। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर 6
4 इधर है, 4 इधर है, 8 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइप से हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट नोट कर दिया है। अभी आप डायग्राम को देखेंगे, बीच वाले ऑर्बिटल में सबसे ऊपर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं अनपेयर्ड। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड है। भाई आपको 2 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड दिखाई दिए तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा इसका पैरा मैग्नेटिक नेचर की ये शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों कि यदि हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर में जहां भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। ये 2 बॉन्डिंग में है, 2 अगेन बॉन्डिंग में है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी है, तो ये हो गया 10 बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6। तो मैंने -6 किया, अपन 2 किया और बॉन्ड ऑर्डर मुझे मिल चुका है फाइनली कितना इसका 2। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने O2 के डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन को याद रखेंगे और डायग्राम को जल्दी से बना लेंगे। नेक्स्ट हम ऐसे O2 के साथ में O2 प्लस को बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। या आपको O2 माइनस बनाना हो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। O2 2 माइनस के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। आपको O2 2 प्लस बनाना है तो आपको ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। और आपने सभी का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इजीली काउंट कर लिया। और हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने बात किया कि O2 2 प्लस का 3 है, यहाँ पर इसके लिए O2 प्लस का में मिला है 2.5, O2 का मिल रहा है 2, इसका मिलता है हमें 1.5, इसका मिलता है हमें यहाँ पर 1.0। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को भी अरेंज कर दिया है। अब ये होमोल्यूमिक क्या होते हैं, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग तो सबसे ऊपर जो भरा हुआ ऑर्बिटल है उसे बोलते हैं हम होमो। होमो का मीनिंग क्या हुआ, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डायग्राम में जो सबसे नीचे जो वैकेंट आपको डिब्बा दिखाई देगा उसको बोलते हैं हम ल्यूमो, लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डायपोल मोमेंट। ओके, इसको यदि मैं सिंपल वे में समझना चाहता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरे पास में एक पोलर बॉन्ड है जिसका नाम है ए और बी। दोनों एटम डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर पार्शियली प्लस चार्ज होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, बी के तरफ, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो हमने क्या आंसर दिया कि यहाँ पर प्लस पोल है, यहाँ पर माइनस पोल है, तो कितने पोल हो चुके हैं, 2 पोल, डाईपोल। क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस पोल है तो उसको बोलते हैं हमने डाईपोल। अब डाईपोल के बीच में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हमें चेक करना है कि वो किधर घूम रहे हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि ऐसे वो बी की तरफ घूम रहे हैं ना, तो इसको मोमेंट हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बॉन्ड के किधर घूम रहे हैं, ऐसे बी की तरफ मूव करते हैं। इस सिंपल प्रोसेस को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, तो ये हमने एक सिंपल आइडिया लिया यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। आइए इसको और आगे डिस्कस करते हैं हम। यदि मैं बात करूँ बच्चों कि किसी भी पोलर बॉन्ड डायपोल मोमेंट चेक करने के लिए आपको हमेशा पोलर बॉन्ड ही लेना होगा। पोलर बॉन्ड में ही डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है क्यू। क्यू का मीनिंग क्या हुआ, क्यू का मीनिंग हुआ चार्ज। यदि बी एटम पर चार्ज यदि -1 है या -2 है, -3 है, यदि चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो भी क्या होगा बच्चों, फास्ट होने लगेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट चार्ज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर की मैं बात करूं तो डिस्टेंस पर भी क्या करेगा, वेरी करेगा कि भाई डिस्टेंस कितना है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मोमेंट कम होगा, कम डिस्टेंस होगा तो मोमेंट ठीक ठाक होगा वहाँ पर। तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वह किसी भी पोलर बॉन्ड में चार्ज इनटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट में बात है, अब मैं बात करता हूँ उसकी यूनिट के बारे में कि डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो किस टाइप से हो सकती है।
तो डायपोल मोमेंट की यूनिट को हम भाई डे बाय से शो करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 1 डे बाई इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻18 होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर है, ठीक है। और आपने यहाँ पर नोट किया कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वगैरह भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 डे बाई इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, 1 × 10⁻18, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पाते हैं कूलाम इंटू मीटर में मैंने काउंट किया तो 1 डे बाय बराबर हुआ 3.33 × 10⁻30। तो ये दोनों डेटा आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जैसे मैंने डायरेक्शन की बात करी है तो यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड लिया है पोलर, ए और बी इसका नाम है, और यदि मैंने इस पर लिखा माइनस चार्ज, इस पर लिखा प्लस चार्ज, तो आप बता सकते हैं इजीली कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐसे बी की तरफ मूव हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है या डायपोल का जो मोमेंट है वह पॉजिटिव चार्ज एटम से नेगेटिव चार्ज एटम की तरफ होता है। तो हमने क्या आंसर दिया कि डायरेक्शन नंबर 1 है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हम शो करेंगे। इट मीन्स डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हमने कंफर्म किया। नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर यदि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यदि लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उन इलेक्ट्रॉनों का डायपोल मोमेंट किधर होगा। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सेंटर एटम के साथ अटैच रहते हैं और ये हमेशा न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों को क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ठीक है। तो हमने कहा पर डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर किधर होता है, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है वो चाहते हैं कि वो दूर चले जाएं न्यूक्लियस के इफेक्ट से, है ना। तो अट्रैक्शन इफेक्ट से वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो टाइप का हमने डायरेक्शन यहाँ पर कंफर्म किया है कि यदि आपके पास पोलर बॉन्ड है तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे हम, और यदि आपके पास में लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल एटम से दूर जाना चाहता है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो ये दो डायरेक्शन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट कि भाई डायपोल मोमेंट को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। नंबर 1 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर है कि मुझे यदि बॉन्ड के अंदर पोलर या नॉन पोलर नेचर का पता करना है कि बॉन्ड पोलर है या मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट से उसको इजीली शो कर सकता हूँ। जिससे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो कहलाते हैं बच्चों क्या, नॉन पोलर कहलाते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हुआ कि सेंट्रल एटम से हर एक्सिस पर एटम सेम होंगे, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। इस वजह से क्या होता है बच्चों वहां पर, इस वजह से वहां पर उनका वेक्टर सम 0 आ जाता है डायपोल मोमेंट का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यदि मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन के ऊपर, तो एप्लीकेशन में आपको दो टाइप से आपको काउंट करना होगा। यदि हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट के हम काउंट करना चाहते हैं तो कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे मैंने लिखा HF, HCl, HBr एंड HI। तो यहाँ पे देखिए आपको डेल्टा इन काउंट करना होगा। डेल्टा इन यदि मैं चेक करता हूँ तो डेल्टा इन दोनों एटम का सभी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर मुझे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि डेल्टा एन की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन या मोमेंट भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कम होने लगेगी। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आपको कहाँ दिखाई दिया, HF में दिखाई दिया। ओके, अब यदि आपके पास में ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर 2 से ज्यादा एटम है तो वहां क्या करना होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जहां पर आपको एक से ज्यादा एटम दिखाई देते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में एक सिंपल एग्जांपल है बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले आपको इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करना है। तो ये आपको पता होगा कि इसका जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो डायपोल मोमेंट नंबर 1 हुआ। यहाँ पर भी फ्लोरीन खींच रहा है, डायपोल मोमेंट नंबर 2 है।
यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट नंबर 3 हमने नोट किया। तो यहाँ पर हमें 3 बॉन्ड के अंदर 3 डायपोल मोमेंट हमें दिखाई दिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मुझे निकालना होगा म्यू नेट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 हम ऐड कर देंगे। यदि और भी कोई डायपोल मोमेंट है आप उसको आगे नोट कर सकते हैं। अभी बच्चों आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमको इजीली हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट को काउंट करने का फॉर्मूला आपने लिखा था Q इंटू डी। आप इससे काउंट कर सकते हैं किसी बॉन्ड में डायपोल मोमेंट। और आपको डायरेक्शन में पता है कि बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ यहाँ पर डायपोल मोमेंट मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि म्यू का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन नेचर भी होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, इसलिए मुझे जब नेट डायपोल मोमेंट काउंट करना होगा तो मैं सभी डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम ही काउंट करूंगा, और वेक्टर सम आपने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, मेरे पास में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। देखिए यदि डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको मिलती है 0 तो ऐसा मॉलिक्यूल कहलाते हैं नॉन पोलर। एंड क्या कहलाते हैं, वो सिमेट्रिकल भी कहलाएंगे, सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको जितने भी हाइब्रिडेशन के ज्योमेट्री याद है जहां पर आप सिमेट्री शो कर सकते हैं, वहां पर सभी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान के चलता हूं मैं sp की मैं बात करूं तो sp में मेरे पास है एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो दोनों वेक्टर सम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो म्यू कितना जाएगा बच्चों, 0 आ जाता है। इस टाइप से मैंने अभी sp2 में काउंट करके देखा था किसको, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को। sp3 की मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं CCl4 या CH4 एक्सेट्रा जो भी आपके पास में है। यहाँ भी बॉन्ड एंगल सेम है, सब तरफ सेंटर एटम भी सेम है, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पर आपको 0 ही मिलने वाला है। तो जितनी भी ज्योमेट्री होती है वहां पर ये एटम सेम है तो उनका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होता है। जैसे नेक्स्ट में बात करता हूँ sp3d की, जैसे मेरे पास में है pf5, तो यदि मैं pf5 को ड्रॉ करता हूँ तो p यहाँ पर है, एक ऊपर बॉन्ड एक्सियल है, एक नीचे बॉन्ड एक्सियल है, दोनों बॉन्ड जस्ट अपोजिट है, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, एक्सियल का 0 हो जाएगा। बाकी 3 फ्लोरीन यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये होते हैं इक्वाटोरियल पर होते हैं, और इक्वाटोरियल पर तीनों बॉन्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर तीनों का सेम है, ऐसे इक्वाटोरियल के डायपोल भी यहाँ पर 0 हो जाते हैं। और एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों के डायपोल जब 0 होंगे तो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा नेट, वो हमें 0 मिल जाता है। इस टाइप से आप sp3d2 का भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने लिया sf6 की हम बात करें तो sf6 के अंदर यहाँ पर एक्सियल में हम 2 फ्लोरीन को शिफ्ट कर देते हैं, दोनों का डायपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर फ्लोरीन आमने सामने है, इनका भी डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट यहाँ पर दोनों फ्लोरीन का कैंसिल हो जाता है। तो sp3d2 में भी यदि सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है तो आप वहाँ पर डायपोल मोमेंट इसका क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पर डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं आता है, उन्हें बोलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और उनको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, उनको नाम दिया गया है। तो काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल हैं, यदि उनकी शेप में ज्योमेट्री में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, उनमें लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो लोन पेयर की वजह से भी क्या कर सकते हैं, वो डायपोल मोमेंट 0 नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों sp2 की मैं बात कर लेता हूं। sp2 के अंदर मेरे पास में जैसे SO2 का एक एग्जांपल लिया मैंने, SO2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर SO2 का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि मैं लोन पेयर के साथ में डायपोल मोमेंट चेक करता हूं तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट जाता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बॉन्ड पेयर में जाता है ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ भी जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर 2 तो बॉन्ड के डायपोल मोमेंट है, एक लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो तीनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पाएंगे, और कैंसिल नहीं हो पाए तो म्यू इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं जहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, म्यू की वैल्यू हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप की मिल सकती है। नेक्स्ट नंबर हम बात करें
कार्बन डाइऑक्साइड को हमने देख लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट क्या है, जस्ट अपोजिट है यहाँ पर, इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं और म्यू इक्वल टू यहाँ पर 0 हमें मिल जाता है। यहाँ पर CCl4 को देखिए, यहाँ पर CCl4 के अंदर भी आपको दोनों ही 0 मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सभी का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का भी आपको दिखाई देगा। और ये होते हैं नॉन पोलर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यदि मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट नंबर पर, तो आप देखिए यहाँ पर मैं कंपेयर करके देखता हूँ। एक फेमस क्वेश्चन है, अमोनिया है और NF3 है, क्या इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा, पहले हमें चेक करना होगा। तो मैंने इनका डायग्राम ड्रॉ किया। ये होते हैं पिरामिडल शेप होते हैं, दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम है, शेप भी यहाँ पर सेम है और लोन पेयर भी के नंबर भी यहाँ पर हमें सेम दिखा देते हैं। लोन पेयर का डायपोल हमें अवे फ्रॉम सेंटर एटम दिखाई देता है। बॉन्ड यहाँ पर En ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर किधर होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ मूव करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आते हैं और सभी नाइट्रोजन के पास आने के बाद में ये ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं सभी इलेक्ट्रॉन। तो आपने ध्यान दिया कि बच्चों की यहाँ पर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन क्या है, सेम है, सभी डायपोल एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका डायपोल कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरीन। फ्लोरीन में डायपोल किधर होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होता है, क्योंकि फ्लोरीन का En ज़्यादा है। यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, डायपोल मोमेंट को ऊपर की तरफ शो करेगा। ओके, तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर 3 तो अपने पास बॉन्ड के डायपोल हैं और एक लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है, तो ये भी कभी भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे, वेक्टर सम 0 नहीं हो पाएगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि अमोनिया और NF3 दोनों में डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किसका डायपोल मोमेंट होगा। तो आप अमोनिया को ध्यान से देखें कि यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है बच्चों वो एक ही दिशा में जा रहा है, तो मोमेंट काफ़ी तेज होगा इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन NF3 की हम बात करें, कुछ डायपोल नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ डायपोल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डायपोल कैंसिल हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट कैंसिल नहीं हो पाया। तो मोमेंट हमने ज़्यादा देखा कहाँ पर, अमोनिया में देखा, क्योंकि सभी डायपोल का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे H2O और OF2 की, तो सेम स्टोरी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यदि मैं इनका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो मुझे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। मैंने दोनों का डायग्राम ड्रॉ किया, दोनों का शेप बेंट है, हाइब्रिडेशन भी सेम है। अब यहाँ पर वाटर के अंदर जो डायपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ होगा और लोन पेयर उसको अपर डायरेक्शन में मूव कर देता है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपर साइड में हो रहा है, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे, तो हमने कहा नॉट इक्वल टू 0। OF2 की मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ फ्लोरीन अपनी तरफ इसको डायपोल को मूव करता है, लोन पे इसको अपर साइड में मूव कर रहे हैं, तो 2 डायपोल ऊपर जा रहे हैं, 2 डायपोल नीचे जा रहे हैं, लेकिन दोनों कैंसिल प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तो लोन पेयर के डायपोल हैं और 2 बॉन्ड पेयर के डायपोल हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कैंसिल तो नहीं हो पाए, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। अब पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम किसका डायपोल मोमेंट होगा, तो आप ध्यान से देखिए, वाटर के अंदर सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या अपर साइड में है, ऊपर की तरफ है। यदि अपर साइड में होगा तो मोमेंट क्या होगा, वाटर का ज़्यादा होगा कंपेयर टू OF2 के कंपेयर में। ओके, तो हमने आंसर दिया कि H2 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू OF2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और दिया गया, यहाँ पर आपको दिया मिथाइल फ्लोराइड दिया गया है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल में आपको F2 के फ्लोरीन के नंबर बढ़ा दिए गए हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। पहले हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने चारों का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में ये शो किया हमने कि CH3F के अंदर सभी डायपोल कार्बन के पास आए और फिर वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर 3 डायपोल 4 डायपोल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा कि फ्लोरीन का एक डायपोल इधर मूव कर रहा है, बाकी 3 डायपोल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि यहाँ पर 2 डायपोल नीचे की तरफ है और 2 डायपोल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और लास्ट वाले में यदि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर सभी डायपोल सेम बॉन्ड एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका डायग्राम इधर ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम को आपको कुछ स्टेप से दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये 100% टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन चुकी है। बॉन्ड एंगल 109 का है।
और यहाँ पर सभी डायरेक्शन में सेम डायपोल मोमेंट है, बॉन्ड एंगल भी सेम है, एटम भी सेम है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 आता है क्योंकि वेक्टर सम 0 हो जाता है। तो भाई आपने ध्यान दिया कि लास्ट वाले में तो आपको 0 दिखाई दे रहा है, उसके आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया आपने सेकंड नंबर के एग्जांपल में, या लास्ट पीछे सेकंड नंबर, नेक्स्ट थोड़ा और इंक्रीज किया और सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया आपने फर्स्ट नंबर के एग्जांपल में। तो फर्स्ट नंबर के एग्जांपल का डायपोल मोमेंट मैक्सिमम क्यों हुआ? क्योंकि सभी डायपोल का डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दो कंपाउंड सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करने में भी आपको डायपोल मोमेंट हेल्प करेगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड लिया मैंने जिसका फॉर्मूला हुआ C2H2Cl2, ये इसका मैंने लिया है, सिस फॉर्म ले रखा है और इसी का मैं यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्म भी ले लेता हूँ। इसका हमने यहाँ पर लिया है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिस और ट्रांस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों का हमने डायग्राम ड्रॉ किया। सिस फॉर्म में दोनों सीएल का डायरेक्शन एक दिशा में है, तो यहाँ पर डायपोल H से कार्बन की तरफ, H से कार्बन की तरफ और कार्बन से सीएल की तरफ और कार्बन से सीएल की तरफ मूव हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर H से कार्बन की तरफ और यहाँ से सीएल की तरफ, लेकिन यहाँ पर जिसका जस्ट ये अपोजिट हमें दिखाई देगा। तो डायपोल कुछ ऐसा दिखाई दिया, यहाँ पर डायपोल हमें एक के डायरेक्शन में दिखाई दिया। यदि डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है। तो मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म हमेशा डायपोल मोमेंट की वैल्यू शो करेगा, वो 0 कभी भी नहीं होगा। और इस मॉलिक्यूल में देखिए आप दोनों डायपोल फाइनली क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वेक्टर सम 0 आ सकता है और 0 आने की वजह से इसका डायपोल क्या होगा बच्चों, फाइनली 0 हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, सिस फॉर्म का कभी भी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट में बात है डायपोल मोमेंट की हेल्प से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा। जो डेल्टा है वो EN को शो कर रहा है कि यहाँ पर EN का डिफरेंस लेना आपको। यदि आपके पास कोई भी एक बॉन्ड है, जैसे AB बॉन्ड है, तो दोनों एटम का आपको EN का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में बात है हम, यदि आपको डायपोल मोमेंट के थ्रू काउंट करना है, क्योंकि ये तो हमने EN के थ्रू काउंट किया है, डायपोल मोमेंट के थ्रू यदि आपको काउंट करना है तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, म्यू ऑब्जर्व इन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। भाई म्यू ऑब्जर्व का मीनिंग क्या हुआ, म्यू ऑब्जर्व का मीनिंग हुआ कि इस वैल्यू को आपने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया है। ये आपको क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है एग्जामिन हॉल में बच्चों को वो लैब में नहीं ले सकता है ना। और म्यू थ्योरेटिकल के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इंटू डी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और किसी भी कंपाउंड के अंदर आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास में है, फॉर HCl मॉलिक्यूल ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज 1.03 डेबाई। भाई ये कौन सी वैल्यू मिल चुकी है आपको, ये वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर म्यू ऑब्जर्व, ओके। एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी रखा है 1.275 एंगस्ट्रॉम, और आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर, HCl के अंदर। तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है इन HCl में। और आपको यहाँ पर हेल्प के लिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। आपको फॉर्मूला पता है इसका, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको चेंजेस किया, ओके। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि आपको म्यू निकालना है थ्योरेटिकल। तो आज के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डी है।
तो Q आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया गया है जो हमने यहाँ पर नोट किया। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी थी एंगस्ट्रॉम में, उसको हमने चेंज कर दिया मीटर के अंदर यहाँ पर, उसको हमने इनटू किया और फाइनली हमारे पास में यहाँ पर क्या मिला 17% मिल चुका है ना। तो और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, जो पहले वाला फॉर्मूला था वही यूज़ किया है। आपने सिर्फ यहाँ पर Q इंटू डी को फाइंड किया है। Q इंटू डी को फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको म्यू ऑब्जर्वेशन रख देना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो आपको दे रखी है यहाँ पर 1.03 डेबाई है ना। और आपको यहाँ पर दे रखा है थ्योरेटिकल आपने काउंट कर ही लिया है, तो आपको यहाँ नोट करना है 1.03 और यहाँ पर आपको काउंट करना है 4.8 इंटू 1.275। इसको आप डेबाई में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद में आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 17%। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि यदि आपको एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डायपोल मोमेंट को चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट कब इंक्रीज होगा, जब बॉन्ड एंगल एरोमेटिक कंपाउंड में कम होता है। जैसे एग्जांपल देखें, हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जांपल है। यदि मैं पहले एग्जांपल की बात करूँ तो ये डाइक्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर भी ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर मैं डायपोल को चेक करता हूँ तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मुझे दिखाई देंगे और ये कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर हमें म्यू कितना मिल जाता है बच्चों, 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हुआ, बॉन्ड एंगल यहाँ पर बच्चों 180 का हमें दिखाई दिया। यदि मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल ये अप्रॉक्सीमेट आपको 120 दिखाई दे रहा है। 120 ने बॉन्ड एंगल आप कम कर रहे हैं तो डायपोल की वैल्यू क्या होगी, अब बढ़ने लगेगी। ओके, आपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा है यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ये, यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, 60 रह चुकी है। यदि बॉन्ड एंगल 60 है तो यहाँ पर डायपोल कभी भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं। तो डायपोल यहाँ पर क्या होगा, पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों इस टाइप से हमने यहाँ पर डायपोल मोमेंट को चेक किया। तो बॉन्ड एंगल कम होने पर डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है, कहाँ पर, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। अदर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, अदर एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि यदि आपको बेंजीन पर OH लगा के दे दिया जाता है तो क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। आपको इसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 शो नहीं करना है। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि OH को यदि मैंने ओपन किया तो ये हमें वी शेप दिखाई देगा, यहाँ भी ये हमें वी शेप दिखाई देता है। तो वी शेप की वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ चुके हैं और लोन पेयर के जो डायपोल हैं वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये कैंसिल नहीं हो पाते हैं। तो कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जहाँ पर डायपोल मोमेंट आपको 0 दिखाई देगा पर होते नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने को नोट किया है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ OH की जगह आपने नोट किया, थायोल भी हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर OCH3 भी नोट कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको वी शेप बनता हुआ दिखाई देगा वहां पर आप कभी भी डायपोल को 0 नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट में पाते हैं वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ, ये होते हैं वीक बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम वांडर वाल बॉन्ड्स। ये काफी वीक होते हैं। जब ये बॉन्ड बनते हैं तो इनकी एनर्जी का अमाउंट काफी कम रिलीज होता है। 8 किलो जूल पर मोल से भी कम एनर्जी निकलती है जब ये बॉन्ड बनते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कई टाइप के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है आयन डायपोल अट्रैक्शन भी होता है, डायपोल अट्रैक्शन भी होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन भी होता है और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन भी होता है। और लास्ट देखा है इंटरस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल या डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स भी इसको कह सकते हैं। तो इसको भी हमने A, B, C, D और E पार्ट में डिवाइड किया है। आइए 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं इसको हम। नंबर 1 पर है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ होल्ड 2 और मोर मॉलिक्यूल टुगेदर, दीज आर वीकेस्ट केमिकल फोर्स एंड कैन बी फॉलोइंग टाइप, है ना। टाइप हमने इसको देखा। नंबर 1 पर हम जाते हैं डायपोल अट्रैक्शन की हम बात करें बच्चों यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है सॉरी, पहला है अपने पास में आयन डायपोल।
भाई आपने क्या किया, डायपोल वाले सॉल्वेंट के अंदर जिसको हम बोलते हैं वाटर, तो वाटर में आपने क्या किया, किसी भी आयन को डिजोल्व किया। जैसे मान के चलिए हमारे पास वाटर है, मैंने इसमें आयन को डिजोल्व किया, किसको, Na+ को। तो Na पर चार्ज है प्लस और ऑक्सीजन पर आता पार्शली माइनस चार्ज आता है, तो दोनों में इंट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पर वाटर में ऑलरेडी एक डायपोल था और सोडियम ने उससे अट्रैक्शन किया ना, वाटर में ऑलरेडी एक डायपोल है और सोडियम ने उससे अट्रैक्शन किया, तो इसे कहते हैं हम आयन डायपोल। ये आयन है और वाटर का ये डायपोल हुआ, और इसी वजह से सॉल्ट वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। भाई कोई भी एक आयन है और उसने क्या किया, सामने वाले मॉलिक्यूल को, जो पहले डायपोल तो नहीं था लेकिन उसने उसको इंड्यूस किया कि भाई आप डायपोल बन जाइए ताकि हम अपने बीच में अट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम बच्चों। जब हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, सोडियम एक आयन था और यहाँ पर अपने पास में एक Cl2 मॉलिक्यूल है। Cl2 में कोई डायपोल नहीं था वहाँ पर, लेकिन जैसे सोडियम वहाँ पहुँचा है तो सोडियम ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्बेंस किया और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगा। तो सोडियम और Cl के बीच में क्या बनने लगा, एक इंट्रैक्शन होने लगा, है ना। सोडियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, तो माइनस चार्ज डेवलप हुआ, इधर प्लस चार्ज डेवलप हो चुका है। आमने सामने प्लस चार्ज आने से इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड बनता है कौन सा भाई, आयन इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट दिया है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑलरेडी एक डायपोल है और उसने सामने वाले को डायपोल बनाने के लिए एक्साइट किया है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो अपने पास एक HCl है और एक Cl2 है। HCl में तो भाई ऑलरेडी हमें डायपोल दिखाई दे रहा है, लेकिन Cl2 में अपने पास कोई डायपोल नहीं था। लेकिन जब मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन कराया हमने Cl2 के साथ में, तो Cl के माइनस चार्ज ने क्या किया, Cl2 पर प्लस चार्ज डेवलप किया और इधर माइनस चार्ज डेवलप किया। जब प्लस माइनस आमने सामने अट्रैक्ट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होने लग जाएगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लंदन फोर्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये हर टाइप के मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे H2 लिया मैंने, O2 लिया, Cl2 लिया, ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को, जैसे मैंने हीलियम लिया, ये हीलियम लिया, 2 एटम लिए, ये दोनों अभी न्यूट्रल है। ये हीलियम इसको करेगा इंड्यूस्ड और ये वाला हीलियम करेगा इसको इंड्यूस्ड। कुछ देर बाद में दोनों क्या होंगे, दोनों एटम अपने आप को एक डायपोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे माइनस आ चुके हैं, या प्लस है, या माइनस है, या प्लस है, तो दोनों के इंट्रैक्शन से यहाँ पर डायपोल बनता है। डायपोल बनने के बाद में यहाँ पर अट्रैक्शन होगा और बनने वाला बॉन्ड कहलाता है लंदन फोर्स कहलाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम वीक बॉन्ड को क्लासिफाइड कर सकते हैं 6 कैटेगरी के अंदर, जैसा कि आपने डायग्राम के अंदर इसको शो किया है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास काफ़ी है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लंदन फोर्स वर्क इन। लंदन फोर्स किस पे वर्क करता है, ऑल पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑल पोलर मॉलिक्यूल, ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हुआ कि हर टाइप के मॉलिक्यूल में ये एक्ट करेगा। ओके, तो ऑल पोलर मॉलिक्यूल और या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन फोर्स वर्क करता है हमेशा। नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जब किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन जैसे और यहाँ पे प्लस चार्ज, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या करेगा वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया इस मॉलिक्यूल का, हमने लिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन और इसका हमने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन। जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का होगा En वाला एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरी तरफ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होना चाहिए, हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, कोई से भी आप इसमें ले सकते हैं, तीनों में से। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ H बॉन्डिंग की हम बात करते हैं बच्चों। तो टाइप के अंदर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर हम देखते हैं, नंबर 1 पर है इंटर मॉलिक्यूलर।
इंटरमोलिकुलर का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर मोर देन वन मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल शो करने होंगे, है ना, कम से कम 2 और मैक्सिमम आप जितनी आपकी लिमिट हो। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मीनिंग क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बनेगा, विद इन मॉलिक्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इंटरमोलिकुलर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर, यदि मॉलिक्यूल सभी सेम है तो होमो, और यदि मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हम बोल सकते हैं हेट्रो। तो उसको बोल सकते हैं हम हेट्रो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग या हेट्रो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, है ना। और इंट्रा का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल एक की ही रिक्वायरमेंट है, वो एक ही मॉलिक्यूल अपने अंदर ही एच बॉन्डिंग कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमें एक डायग्राम दे रखा है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, इंटर या इंट्रा। हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्शियल माइनस है, पार्शियल प्लस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर दोनों तरफ। और मॉलिक्यूल मोर देन वन है। मोर देन वन का मीनिंग क्या हुआ कि ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड को ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास में पूरा कंप्लीट है। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो का ये पार्शली माइनस चार्ज हमें ऑक्सीजन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में बन रहा है यहाँ पर एच बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बच्चों एक ही है और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या बन रहा है, एच बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि एच बॉन्डिंग को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। यदि हम बात करें कि जहां पर भी एच बॉन्डिंग होती है तो एच बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वहां पर बढ़ने लगता है। जैसे हम बात करें अमोनिया, H2O, HF, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है भाई ज़्यादा, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इस टाइप की बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें फिजिकल स्टेट। भाई आपने देखा होगा कि वाटर में 3 स्टेट मिलता है, आइस में, लिक्विड में या गैसेस फेज में मिलता है। गैसेस फेज का मीनिंग क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वहां पर एच बॉन्डिंग काफी वीक है। जिसको हम थोड़ा कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब वो लिक्विड में चेंज करने के बाद में इसको हम और कंडेंस कर देते हैं तो वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड वाटर और आइस के अंदर क्या होता है, एच बॉन्डिंग की वजह से वो कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट उनका क्या होगा, चेंज हो जाता है। जैसे हम आपसे बात करें कि H2O लिक्विड है, लेकिन H2S क्या है, वहां पर गैसेस फॉर्म में है, जबकि दोनों सेम ग्रुप के हैं कंपाउंड। तो भाई H2O लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि H2S गैसेस फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वो क्या है, गैसेस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। भाई यदि आपने किसी कंपाउंड को पानी में डिसोल्व किया और पानी में उसने क्या किया, उस मॉलिक्यूल ने वाटर से एच बॉन्डिंग कर लिया। ठीक है, कंपाउंड ने वाटर से क्या किया, एच बॉन्डिंग कर लिया। इसका मीनिंग क्या है, दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो दोनों क्या होंगे, इजीली एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो कंपाउंड को यदि आपने वाटर में डिसोल्व किया, वो वाटर से एच बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि वहां पर एच बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और कंपाउंड पानी में सोल्यूबल हो चुका है। मैं एग्जांपल बात करूं कि हमारे पास जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, जिनको पानी में मिक्स करते हैं वो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर से एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम बात करें, यहां पर हम बात करें कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो एक कंपाउंड है, जिसका हम डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पानी में कोई खास सोल्यूबल नहीं है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल है। मैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपाउंड को यदि आप ध्यान से सकते हैं तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है भाई, यहाँ हो रही है इंट्रा एच बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये वाटर से एच बॉन्डिंग कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद ही अपने अंदर एच बॉन्डिंग कर लेता है और वाटर से फ्री रहता है। जब एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा है तो ये क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा। यदि मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और नेक्स्ट है यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये मेटा है और लास्ट में हम दिया है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो भाई आपको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दोनों के पास थोड़ी चांसेस हैं कि ये वाटर से एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ पर इंट्रा
एच बॉन्डिंग की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। भाई या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी दूर चले गए हैं तो ये इंट्रा एच बॉन्डिंग तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये वाटर से क्या करते हैं बच्चों, वाटर से ये इजीली इंटर एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। यदि इंटर एच बॉन्डिंग करेंगे तो ये वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल पानी में सोल्यूबल है, मेटा कुछ सोल्यूबल है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो क्या है, इनसोल्यूबल है। हाँ, नेक्स्ट हमने देखा एसोसिएशन की बात करते हैं कि एच बॉन्डिंग होने से कुछ मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने बात करी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर से एच बॉन्ड बना रही है, एक नीचे से एच बॉन्ड बना रहा है, और दोनों मॉलिक्यूल आपस में इजीली क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। और जो ये हमेशा कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इनका हमें मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है बच्चों, हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा यहाँ पर डबल मिलता है। यदि हम सिंगल का काउंट करते हैं तो 60 आता है, और यदि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंट से काउंट कीजिए तो आपको हमेशा 120 मिलेगा, क्योंकि वहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट रहते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि कार्बन के ऊपर यदि बल्की ग्रुप आ जाते हैं जैसे कि OH, तो यदि एक से ज्यादा बल्की ग्रुप आता है कार्बन के ऊपर तो वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट, लेकिन ये स्टेबल हो जाता है। इसके लिए इसका मैं फॉर्मूला नोट करूँ तो ये होता है CCl3, और यहाँ पर अपने पास में कार्बन H, और यहाँ पर है 2 OH मॉलिक्यूल। अब कार्बन के पास में 2 OH मॉलिक्यूल है तो वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Cl और H के बीच में क्या होता है बच्चों, H बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, वहाँ पर स्टेबल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। और ये कंपाउंड एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम या पेट्रोल को प्यूरिफाई करने में काम आता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एच बॉन्डिंग के कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्टर को हमने समझा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्कोसिटी की बात करें। विस्कोसिटी की मैं बात करता हूं तो जिन मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है वो मोर विस्कस होते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट रहते हैं। कौन से बॉन्डिंग से, एच बॉन्डिंग से। जो ज्यादा कनेक्ट रहेंगे तो वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मोर विस्कस हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे कि यदि मेरे पास में यहाँ पर है H2 है, और यहाँ पर हमने लिया मिथाइल या ईथर ले लेते हैं हम, ईथर यहाँ पर, ओके, इसके भी N मॉलिक्यूल हैं, इसके भी यहाँ पर N मॉलिक्यूल हैं। तो H2O में कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों, यहाँ पर हो जाती है इंटर H बॉन्डिंग होती है, और आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट रहते हैं। ओके, ईथर में ओनली ऑक्सीजन है, यहाँ पर H बॉन्डिंग वाले कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने कहा यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि मोर विस्कस कौन होगा, मोर विस्कस वही होता है जिसमें H बॉन्डिंग होती है, तो वाटर मोर विस्कस है कंपेयर टू ईथर। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को स्टडी किया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो ये मुझे एक ही ग्रुप के दिखाई दे रहे हैं, HF, जिसे मैंने नोट किया HF, HCl, HBr एंड HI। पर हम जानते हैं कि HF में तो क्या है, HF में तो आपको मिल जाएगा H बॉन्डिंग मिल जाती है, ओके, लेकिन इन सभी के अंदर आपको H बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट शो कर सकते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कितने एटम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। ये 4 एटम ही H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनकी EN काफी ज्यादा होती है। तो इसके H बॉन्डिंग से क्या होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। अब इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, जहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका कौन सहारा होता है, उसका सहारा होता है वान डर वाल फोर्स। तो हमने यहाँ पर नोट किया वान डर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करने की कोशिश करी है। हमने पढ़ा है कि वान डर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में वान डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो हमने डाउन द ग्रुप चेक किया कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे वान डर वाल फोर्स भी क्या होता जा रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है ना। वान डर वाल फोर्स कम होगा तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर
कम होने लगेगा। तो यदि मैं तीनों को कंपेयर करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका मिला, मुझे HCl का मिला है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, HF का, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करके नोट किया। नेक्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट नंबर के एग्जाम्पल में हमें दिया है H2 दिया है, HF दिया है और अमोनिया दे रखा है। अब आप देखिए यहाँ पर H2O, और नेक्स्ट हम बात करें HF की और बात करते हैं हम अमोनिया की। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया कि HF में जो H बॉन्डिंग की साइड है वो सिर्फ आपको एक की साइड दिखाई देती है, जबकि जब हम वाटर की बात करें तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 एंड 4 स्टेप से। और अमोनिया में नाइट्रोजन के EN कम है तो एक काफ़ी वीक H बॉन्डिंग करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग कर रहा है वो कौन है, यहाँ पर वाटर है, इसे वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा दिखाई दिया। HF में H बॉन्डिंग के साइड कम है, कम H बॉन्डिंग करेगा तो सेकंड नंबर पे HF होगा। नाइट्रोजन अमोनिया में कम EN वाला एटम है, इसलिए कम EN की वजह से कम H बॉन्डिंग शो करेगा। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को भी अरेंज कर दिया है कि जहाँ पर H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो भाई बच्चों हमने इस टाइप से केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लिया है। लगभग सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं या इनके जो आपके थ्योरी बेस हैं उनको हमने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। हो सकता है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा।